हेलो एवरीवन। तो लास्ट क्लास में हमने पैटर्न एडवांस पैटर्न पढ़े थे। अब अगली क्लास से हम एरे पढ़ेंगे, लेकिन आज के लिए हम एक टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का एक छोटा सा मतलब बेसिक पढ़ेंगे। अभी तक का अभी हम रिकर्जन के बाद एक बार फिर इसको बड़ी कॉम्प्लेक्स तरीके से मतलब अच्छे से सेशन बना के पढ़ेंगे, लेकिन अभी बेसिक तरीके से हम ये इसको पढ़ रहे हैं एक बार। तो एक्चुअल में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती क्या है और एक स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एक वो टाइम होता है जो हमारा कोड कंप्लीट होने में वो समय लेता है ना। वो हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कहला गया। इसकी डेफिनेशन जैसे मैं बोलता हूँ कि ऐसे आप ही हैं, कोई अगर ऐप यूज करते हैं, है ना। ऐप अब क्या चाहते हैं, ऐप आइडियल ऐप आपके लिए क्या होगा। आइडियल ऐप वो होगा ना जो लेस स्पेस ले और जो लेस टाइम ले। इसको समझाते हैं। लेस स्पेस ले लेस टाइम ले, मीन्स लेस टाइम टू ओपन, ये हो गया। और लेस स्पेस डिवाइस, है ना। इसका मतलब क्या हो गया कि ऐप, जैसे आप आइडियल ऐप हमारे लिए क्या हो गया कि वो जो बहुत तुरंत ही चालू हो जाए, है ना, वो हमारे लिए आइडियल ऐप हो गया। और वो ऐप जो हमारे फोन के अंदर या फिर कोई भी मतलब कोई भी डिवाइस के अंदर बहुत कम स्पेस ले रहा होता है, वो हमारे लिए आइडियल ऐप हो गई ना। तो ये हमें चाहिए होता है। इसी तरह कोड में भी फॉलो होता है कि अगर हमें कोई अच्छा कोड चाहिए, आइडियल कोड चाहिए, तो ये वो कोड लो जो मेमोरी में बहुत कम स्पेस ले रहा हो, और वो कोड हो जो बहुत कम टाइम में एग्जीक्यूट हो जाए, है ना। एक्चुअल में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को क्या बोलते हैं। इट इज अ रिलेशन बिटवीन इनपुट एंड इनपुट एंड रिलेशन बिटवीन इनपुट एंड रनिंग टाइम, या फिर इसको या फिर हम इसको ऑपरेशन ऑपरेशन बोल देते हैं, है ना। क्या होता है ये कैसे समझते हैं, इसको समझते हैं। जैसे अगर मैंने लिख दिया, इसको समझते हैं ना कैसे है। जैसे मैंने लिख दिया SISO हेलो लिख दिया, इसका मतलब हमें एक बार हेलो प्रिंट करना है। तो इसको हम कैसे समझते हैं कि जैसे हमारा सिस्टम डॉट हेलो लिखा है, अगर मैं इस कोड को रन, ये मैंने सिर्फ आधा ही कोड लिखा है बस समझाने के लिए, कि अगर मैंने सिस्टम डॉट आउट, है ना, सिस्टम डॉट आउट डॉट हेलो लिख दिया, सिस्टम डॉट प्रिंट डॉट आउट, है ना, हेलो लिख दिया, इसका मतलब हमारा कोड एक ही बार चलेगा। तो इसका कोई वो नहीं है, इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बोल दूं तो एक ही बार चल रहा है। लेकिन यही चीज अगर मैं 3 बार लिख लूं, है ना, SYSO हेलो लिख दूं, so, अभी कोड हेलो, हाँ 3 बार लिख दूं, तो ये भी हमारा चीज 3 बार चल जाएगा, है ना। ये छोटे में उतना इफेक्ट नहीं पड़ रहा होगा, है ना, छोटे इन सब में ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ रहा होगा, लेकिन जब मैं यही चीज बड़ी क्वांटिटी कर दूंगा तब इफेक्ट पड़ेगा। जैसे मैं बोलता हूँ कि अगर मैं कोड में समझाता हूँ, इसको काटता हूँ, मैं बस दिखा रहा हूँ। जैसे मैं अगर फॉर लूप लगाऊं कहीं, मैक्सिमम लिख ही देता हूँ, क्लास वन लिख, अब मैं चालू करता हूँ। जैसे मैं लिख दिया, एक लूप चलाता हूँ, है ना, लूप चलाता हूँ कैसे, इंट आई, जो कि 0 से चालू हो रही है, कब तक चालू होगी, जब तक आई हमारा छोटा है या बराबर है n के, है ना, और हम आई को प्लस प्लस करते जाएं, और उसी के अंदर मैं सो हेलो लिख दूं, हेलो लिख दूं, है ना।
सेकंड यूटिलिटी पैकेज भी कर ही लेते हैं। बोल्ट जावा डॉट util डॉट स्टार, फिर सिस्टम डॉट इन। थोड़ी सा एक बार मैं प्रोग्राम लिख देता हूँ तो समझ में आ जाएगा उससे। डॉट नेक्स्ट इंट, ठीक है, txt। अगर मैं यहाँ देखूं, मैंने क्या बोला था यहाँ पे, ये छोटे इफेक्ट में तो फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन यही चीज अगर मैं लिख दूं बहुत टाइम बाद, मतलब मैं लिख दूं 1000 2000 3000 1 लाख, तब तो इफेक्ट पड़ेगा ना, तब हमारा फंक्शन 3000 बार लाख बार चलेगा। तो ये हमारे एन की वैल्यू के साथ लीनियरली डिपेंड है ना। इनपुट साइज जो हम दे रहे हैं ये उससे किस तरीके से डिपेंड कर रहा है हमारे ऑपरेशन, है ना। ये रिलेशन बिटवीन इनपुट साइज और रन टाइम ही तो निकाल रहे हैं ना। तो यहाँ पे हमारा रिलेशन एक्चुअल में क्या बन रहा होगा, जो हम ये वाला कोड लिखे हैं इसका रिलेशन बन रहा होगा इनपुट साइज से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑपरेशन हो रहा होगा। जितना हम इनपुट साइज देंगे उतना ही टाइम ऑपरेशन चलेगा। जैसे मैं बोलता हूँ कि मैंने 1 लाख दिया, है ना, इसमें बताता हूँ, 1 लाख दिया, तो ये हमारा जो भी ऑपरेशन है वो भी तो ऐसे चलेगा ना। हर बार हर एक ऑपरेशन चलने पे मेरा 1 चल रहा है तो ये ऐसे चलेगा 1 × 1 लाख टाइम्स, है ना। तो इसकी जो हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है यहाँ पे लीनियर हो गई, है ना। तो 1 × यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि 1 × n चल रहा है ये, तो ये हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गई। या फिर हम इसको नंबर ऑफ ऑपरेटर, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एक्चुअली में यही होती है कि कितना टाइम ले रहा है, या फिर नंबर ऑफ ऑपरेशन क्या होता है ना, कि जितने टाइम इनपुट साइज में डिपेंड हो रहा होता है। कभी कभी ये होता है कि हम इनपुट है अगर n टाइम्स दे रहे हैं तो ऑपरेशन n टाइम्स ही बढ़ रहा है। कभी कभी ये होगा कि स्क्वायर टाइम्स बढ़ेगा, क्यूब टाइम्स बढ़ेगा, मतलब एक अगर हम इनपुट साइज बढ़ा रहे हैं तो वो 2 हो रहा है, इसको 2 कर रहे हैं तो वो 4 हो रहा है ना, इस टाइप से। कभी कभी ऐसा भी होता है कि 2 कर रहे हैं तो ये 2 ही हो रहा है, तो ये लीनियर कहला गया, ये मैं क्वाड्रेटिक कहला गया। तो इस तरह ये डिपेंड होता है। अब रिलेशन कितने तरीके, रिलेशन कई तरीके के हो सकते हैं। लीनियर भी हो सकता है, क्वाड्रेटिक भी हो सकता है ना, क्यूबिक भी हो सकता है, लॉगरिदमिक भी हो सकता है, और एसक्यू स्क्वायर रूट भी हो सकता है ना। इस तरीके के रिलेशन हो सकते हैं, लेकिन, है ना। तो अब बेस्ट क्या होगा कोड हमारा, ये होगा कि जैसे ही हम रिलेशन मतलब इनपुट साइज बढ़ाएंगे ऑपरेशन बढ़ेगा, बट वो बेस्ट केस होगा जिसमें ऑपरेशन हमारा सबसे कम बढ़ेगा, है ना। ऑपरेशन हमारा मतलब सबसे कम रेंज में बढ़ेगा। जैसे एक सेकंड, हम्म, हम्म। ऑपरेशन हमारा सबसे कम टाइम बढ़ेगा, तो वो हमारे लिए बेस्ट केस कहला जाएगा, है ना। अब जैसे हमने आपको ये वाला तो बता दिया कि इसमें जो हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n होगी, है ना। अब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हम 3 तरीके से निकाल सकते हैं। एक होगी बेस्ट केस, एक होगी एवरेज केस, एक होगी वर्स्ट केस। वर्स्ट केस होगी हमें, अब मैं वर्स्ट बेस्ट केस की बात करता हूँ, लेकिन हाँ हमें ना इसके अंदर ना हमेशा वर्स्ट केस ही निकालना होता है हमेशा, क्योंकि एक्चुअल में बेस्ट केस की टाइम वैसे भी अच्छा होगा, एवरेज का भी वर्स्ट से तो अच्छा ही होगा। अगर वर्स्ट का हमने अच्छा बना दिया तो इन दोनों का तो वैसे भी उससे अच्छा ही रहेगा ना।
तो हमको हमेशा जब भी कोडिंग में बात करनी है तो वर्ड्स को लेकर के बात करनी है। अब जैसे मैं समझाता हूँ, अगर मैंने एन लिया, एन नंबर लिया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, अगर मैं बोल दूं कि मुझे सर्च करना है इसमें वन को, है ना, तो हमारा क्या सर्च होगा, पहले पहले वो इस लाइन पे आएगा, है ना, लेकिन इसको यहीं पे मिल जाएगा, बेस्ट केस ना, इसे पहले ही में मिल जाएगा। तो हमारा जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है इसमें बेस्ट रहेगी, क्योंकि हमको ज्यादा लूप चलाना ही नहीं पड़ा, हमको सिर्फ एक बार में ही खत्म हो गया, तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अच्छी होगी। एवरेज केस क्या होगा कि इनके बीच पे भी कहीं पे भी हो सकता है, तो हम इसको लिख देंगे वन, फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस, थर्ड प्लेस, फोर्थ प्लेस, फिफ्थ प्लेस, इस तरह टोटल एन प्लेस तक जाएगा, और डिवाइड कर देंगे एन से, है ना। और ये होता है एन इंटू एन प्लस वन डिवाइड बाई टू इंटू एन। ये ऊपर वाले टर्म का तो ये हो गया, इस एन को काटेंगे तो ये हमारा एन प्लस वन डिवाइड बाई टू आ गया। ये है हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एवरेज केस की। वर्स्ट केस क्या हो सकता है कि हमने रैंडम लिखा, कभी 4 लिखा, कभी 5 लिखा, कभी 3, है ना। और बस ये है कि अगर हमें जो निकालना है, जैसे 2, 1, हमें जो भी निकालना है वो बिल्कुल लास्ट में चल रहा है। इसमें हमारा क्या चल रहा है ना, इसमें हमारी जो ऑपरेशन लगे वो एन टाइम्स लग गए, इसमें जितने भी हमारे ऑपरेशन है एन टाइम्स लग गए ना, तो ये हमारा वर्स्ट केस हो गया। ठीक है। और बेस्ट केस का, और इनकी कुछ रिप्रेजेंटेशन होती है कि बेस्ट केस की रिप्रेजेंटेशन होगी, बेस्ट केस की रिप्रेजेंटेशन में देख लेता हूँ, इससे होगी ओमेगा से, जो कि 1 है, क्योंकि वो एक ही बार चला। और इस एवरेज की होगी थीटा एन प्लस वन डिवाइड बाय टू। और जो वर्स्ट केस होगी बिग ओ ऑफ एन। हम हमेशा इसी पे बात करेंगे, हमेशा, क्योंकि सीधी सी बात है, अगर ये अच्छी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमने बना दी तो ये तो एवरेज वैसे भी ये अच्छी होंगी ही ना। अब जैसे मैं लूप लिखता हूँ, लूप से और समझाता हूँ कि कैसे क्या होता है। एक एग्जांपल लेता हूँ, जैसे एक बार ये लूप चला, फिर मैं एक लूप चलाया फॉर इंट इंट जे इज इक्वल टू, ये भी जीरो से चालू हुआ, कब तक चल रहा है, जब तक जे हमारा छोटा है या बराबर, छोटा है या, बराबर है एन के। और इसी तरह जे को प्लस प्लस कर देते हैं, बराबर हटा देते हैं, क्योंकि जीरो से चालू कर रहे हैं। अब इसमें अगर मैं बोलूं कि इस पे हमारे ऑपरेशन क्या हो रहे हैं, कितने ऑपरेशन हो रहे हैं, हाँ, इसमें हमारे ऑपरेशन कितने हो रहे हैं, अगर मैं ध्यान से देखूं ना, तो पहली वाली जो लाइन है, ये पहली वाली लाइन, इसमें ऑपरेशन हो रहा है 10। जैसे मैं लिखता हूँ, मेरी पहली रो चल रही है, पहली रो पे आए, उसके आई, जे के अंदर कितने ऑपरेशन हो रहे हैं, उसके 1, 2, 3, टोटल एन ऑपरेशन जा रहे हैं। इस तरह वापस से आई में 2 गए, उसके अंदर फिर से टोटल एन ऑपरेशन जा रहे हैं। ये कहीं ना कहीं एन तक जाएगा, और उसके भी ऑपरेशन एन तक हो रहे होंगे, तो टोटल नंबर ऑफ ऑपरेशन कितने हो गए, एन इंटू एन। ठीक है, जिसका एन स्क्वायर हो गया, इसको रिप्रेजेंट करेंगे बिग ओ ऑफ एन स्क्वायर, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गई। इसी तरह अगर मैं एक और अंदर लूप लिख दूंगा तो वो एन क्यूब चल जाएगी, है ना। और बताते हैं, अगर मैं यही चीज एम तक चलाऊं, इसको एम तक चलाऊं, ठीक है, इसको एक दे देते हैं, अगर मैं इस वाले कोड को एम, ये एम तक चलाऊं, ये एन तक, तो ये कैसे चलेगा, पहले का होगा आई चलेगा मेरा 1, 2, 3, टोटल कितना एन तक चलेगा, और जे मेरा चल रहा होगा 1, 2, ये टोटल एम तक चल रहा होगा। इसी तरह सारे, तो ये एन तक चलेगा, ये एम तक, तो इसका ऑपरेशन, नंबर ऑफ ऑपरेशन एन इंटू एम हो जाएंगे।
और जो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है n क्रॉस m हो जाएगी। ठीक, ये है इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। अगर मैं इसको काट के ये कर देता हूँ, एक नया लूप बनाता हूँ, इन i इक्वल टू 0, है ना, i लेस देन m, सॉरी लेस देन m, जब तक i छोटा है m से, कॉमा i प्लस प्लस। हेलो। हम्म इतने सारे एरर। अभी क्या होगा ना, मैं एक काम करता हूँ इसको, अब एक्चुअल में ये पहले समझा देता हूँ फिर इसका कोड देखता हूँ। अब इसमें अगर देखेंगे ना, ये चलेगा हमारा कितने टाइम, एन टाइम्स। सीधी सी बात है, ये कोड मेरा एन टाइम्स चलेगा और ये कोड मेरा एम टाइम चलेगा, तो इस बार मल्टीप्लाई ना होकर के इस बार ऐड होगा। सीधी सी बात। अगर इसको मैं 4 टाइम में दिखाई देता हूँ ना, अगर मैं पहले वाले को 2 बार चलाऊं और दूसरे वाले को 3 बार चलाऊं, टोटल ऑपरेशन मेरे 5 होने चाहिए। 5 बार हेलो लिखेगा ये, टोटल मेरे ऑपरेशन 5 बार हुए। तो इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है एन प्लस एम हो जाएगी, है ना। ये हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गई। अब मैं एक और चीज बताता हूँ कि जैसे अगर मैं ये लिख रहा हूँ एन प्लस एम है, अगर जैसे छोटा लिखा मैंने तो कोई फर्क नहीं पड़ता ज्यादा, दोनों इफेक्ट। लेकिन यही मैं कर दूं कि ये 10 टू द पावर 8 है एन का वैल्यू, और एम का वैल्यू 2 ही है, तो क्या टाइम कॉम्प्लेक्सिटी छोटे वैल्यू पर डिपेंड करेगी? नहीं करेगी। सीधी सी बात है, कंपैरिजन में ये कम इससे बहुत बड़ा है, तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी सिर्फ एन रहेगी। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ना सिर्फ बड़े वैल्यू पर ही इफेक्ट कर रही होगी, है ना। सिर्फ बड़ा वैल्यू ही डिपेंडेंट होगा ना, बड़ा वैल्यू ही अफेक्ट कर रहा होगा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को। तो यही है कि बड़े वैल्यू पर, हमने जो बोला था ना स्टार्टिंग में कि छोटे वैल्यू पर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का असर नहीं पड़ता है, लेकिन जब हम एन टाइम चला रहे थे ना, तब इफेक्ट पड़ रहा था। तो यहाँ पे भी वही बात है कि छोटी वैल्यू पर इफेक्ट नहीं पड़ रहा, बड़ी वैल्यू पर इफेक्ट पड़ रहा है, बड़ी वैल्यू होने के कारण टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पे इफेक्ट पड़ रहा है। और क्या है, अब हम बिहेवियर देख लेते हैं। अब जैसे एन है, फिर से वही बता रहे हैं, एन स्क्वायर एन क्यूब है। अगर मैं 1 रखता हूँ यहाँ पे, तो किसी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, छोटी वैल्यू पे कोई इफेक्ट नहीं। अगर मैं यही 2 भी करता हूँ तो ये 2 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 8 होगा, कोई इतना बड़ा इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ज्यादा डिफरेंस नहीं है इसका। लेकिन यही चीज मैं 10 टू पावर 6 कर देता हूँ, तो ये 10 टू पावर 6 होगा, ये 10 टू पावर 12 हो जाएगा, है ना, 10 टू पावर 18 हो जाएगा। अब डिफरेंस कितना बड़ा है, अब डिफरेंस बहुत बड़ा हो गया। तो वही बोल रहा है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का जो इफेक्ट है वो बड़ी वैल्यू पर ही पड़ता है। और ये जो सबसे कम टाइम ले रहा है, इसे हम बेस्ट कोड बोल देंगे, मतलब बेस्ट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वाला बोल देंगे, इसे एवरेज बोल देंगे, और ये हमारा वर्स्ट होगा। और हमें वैसे काम इसी पे करना होता है, और इसी की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कम करनी होती है। डायनेमिक प्रोग्रामिंग कुछ आता है उसमें भी ये हम इसको कम कर सकते हैं धीरे धीरे। तो इसको अगर हम कम करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये कम हो ही जाएगा, तो हमें हमेशा इस पर देखना होता है। अब यही बात करते हैं स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है? स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी वो मतलब स्पेस है जो अपना कोड लेने में हो मतलब लग रही है, और वो स्पेस मतलब वो जगह जो ले रहा है ना मेमोरी में वो, और जो मेमोरी जगह ले रही है ना, मेमोरी में जगह ले रही है, वो जो वेरिएबल पे डिपेंड करेगा कि कितने नंबर ऑफ वेरिएबल स्टोर कर रहा है हमारा कोड। सीधी बात है ना, कि स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितना कोड हमारे पे स्पेस ले रहा है ना, कितना स्पेस कोड यार। हाँ, तो हम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात कर रहे थे। ये वो जगह होती है जो हमारी मेमोरी में स्टोर हो रही होती है, मतलब कोड हमारा मेमोरी में स्टोर हो रहा होता है, और वो डिपेंड करता है कितने नंबर ऑफ वेरिएबल हम स्टोर कर रहे हैं। मैं एग्जांपल से लेता हूँ। अब जैसे मैं इसी को ले रहा हूँ, अगर मैं इसे इन्फानाइट टाइम भी चलाऊंगा, इसको काट देता हूँ इस कोड को,
अगर मैं इस कोड को इनफाइनाइट टाइम भी चलाऊंगा ना, तब भी इसमें स्पेस हमेशा कांस्टेंट रहेगी। इसको बता दूं कैसे। ये देखिए, अगर मैं एक स्पेस बनाता हूँ तो इसमें एक स्कैनर ऑब्जेक्ट बनेगा मेमोरी के अंदर, और एक आई बनेगा मेमोरी के अंदर, है ना। और एक मेमोरी के अंदर मेरे बनेगा, एक सेकंड, एन बन रहा होगा। ठीक है, आई बना और एन बना। अब इसको समझाता हूँ कैसे। स्कैनर तो चलिए ठीक है। अगर मैं स्टार्टिंग में हमारी वैल्यू जीरो से चालू हो रही है, तो यहाँ पे जीरो है। एन मैंने डाल दिया कि मुझे, चल मान के चलते हैं 10⁻6 टाइम चलाना है ना। 10⁻6 टाइम चलाना है, बहुत है। ठीक, इसको जीरो से चालू करते हैं ना। तो स्पेस हमेशा इतनी ही रहेगी, चाहे मैं इसको 1 करोड़ बार चलाऊं, चाहे कितने बार भी चलाऊं। अगर इसकी जगह बस एक एक करके इंक्रीज होगा, तो ये वैल्यू कट के 1 होगी, यहीं पे वैल्यू कट के 2 होगी, मतलब और दूसरी स्पेस नहीं लग रही होगी। यहीं पे वैल्यू कट के 2 होगी, यहीं पे कट के 3 होगी, यहीं पे कट के एंड में जितना भी हमारी वैल्यू है, जो भी हमारा एन आ रहा है, जो भी वो यहीं पे कटेगा। मतलब ये स्पेस इससे ज्यादा नहीं लेगा, है ना। तो इसके लिए तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कांस्टेंट हो गई। और एक स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी मैं वो भी बता देता हूँ, जो इनपुट साइज पे डिपेंड करता है। अभी यहाँ पे इनपुट साइज पे डिपेंड नहीं हो रहा था, अब हम बताते हैं इनपुट साइज पे डिपेंड भी कैसे करता है। अब जैसे एरे बोल देते हैं, एरे हम आज ही पढ़ेंगे, शायद आज ही मैं कोशिश करूंगा वीडियो डालने की, नहीं तो फिर कल देखेंगे। एरे क्या होगा कि एक बस ये कंटिन्यूअस कंटेजियस स्टोरेज होती है, जो एक टाइप ऑफ डेटा टाइप स्टोर करती है। मतलब किसी कोई भी अगर इंटीजर है तो सब में इंटीजर होगा, है ना। और नहीं तो, है। और कंटीजियस मतलब वन आफ्टर अनदर, कोई एक भी गैप नहीं होगा। सारे डेटा टाइप जो भी हमारे इनपुट्स हैं, सारे एक साथ एक लाइन में आ रहे होंगे, है ना, वन आफ्टर अनदर। तो इसको बोलते हैं हम कंटीजियस। ठीक, अगर मैं एरे बोलता हूँ, अभी तो हमने एरे का साइज कितना दिया है, यहाँ पे 6 दिया है। लेकिन यही मैं एरे का साइज ना 1 × 10⁻6 टाइम भी कर दूं ना, तो ये इतना दूर चला जाएगा एरे ना। तो फिर ये जो है स्पेस तो ज्यादा लेगा ना। तो मतलब इस बार ऐसा समझ में आ रहा है कि एरे के केस में हमारा इनपुट साइज पे डिपेंड कर रहा है स्पेस। सीधी सी बात है कि अगर मैं इनपुट स्पेस इतनी बड़ी दे दूं ना, तो हमारी इतनी बड़ी इनपुट साइज दे दूंगा, स्पेस कहीं ना कहीं तो लगेगी ना। क्योंकि वेरी इसमें ऐसा थोड़ी हो रहा है कि एक जगह कट के दूसरी जगह आ रहा है। इसमें तो पूरी एक कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन ही अपने को एलोकेट हो रही है ना। तो इसमें हम जितनी बड़ी वैल्यू डालेंगे, उतना बड़ा स्पेस ले रहा होगा। तो इतना रहा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी का बेसिक। हम इसको एक बार दोबारा पढ़ेंगे, लेकिन आज भी बेसिक पढ़ेंगे, जिससे एरे में हम थोड़ी बहुत क्वेश्चन में हम सॉरी बोल रहे हैं, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकाल सकें। तो थैंक यू, आज के लिए इतने। कल एरे पढ़ेंगे या फिर आज ही मैं डालने की कोशिश करूँगा। थैंक यू।